प्रदेश में कल होने वाली पटवारी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा के लिए राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो अभ्यर्थी भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सभी जिलों से अभ्यर्थी अपने अपने परीक्षा केंद्र वाले जिले में पहुंच रहे हैं। इसके लिए रोडवेज और रेलवे ने भी खास व्यवस्थाएं की हैं। पूरे प्रदेश में कल एक साथ पटवारी भर्ती प्रारंभिक की लिखित परीक्षा होगी। इस परीक्षा में 2798 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जिन पर 8,18,719 अभ्यर्थी बैठेंगे। नकल रोकने के लिए बोर्ड ने खास इंतजाम किए हैं। अभ्यर्थियों को तय ड्रेस कोड पहनने के लिए कहा गया है, तो साथ ही ये भी कहा है कि वो जर्किन, जैकेट या बड़े बटन वाले स्वेटर ना पहने, जिससे उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। अभ्यर्थियों को 12 बजे जो परीक्षा शुरू होने का समय है, उससे तकरीबन 1.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए कहा गया है, जिससे जो उनकी तलाशी है वो सही तरीके से ली जा सके और उनको परीक्षा में बैठने में ज्यादा देरी भी नहीं हो। 13 तारीख को विधिवत रूप से होगी और 12 बजे से 3 बजे तक होगी। दूसरा, इन गिरोहों जो नकल गिरोह हैं उनकी सख्ती के लिए हमने पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की है। प्रत्येक सेंटर पर पर्याप्त फोर्स है। 2 तरह की सिक्योरिटी होगी। एक तो पुलिस के द्वारा उनका वो किया जाएगा। इस बार बोर्ड ने एक अभूतपूर्व प्रयोग किया है। किसी भी प्रत्याशी को अपने गृह जिले में परीक्षा केंद्र नहीं दिया है। हो सकता है अगर ये प्रयोग कामयाब रहा तो आने वाले वर्षों में ये दूसरी परीक्षाओं के लिए एक मिसाल बन जाएगा और दूसरे भर्ती परीक्षाओं में भी बोर्ड और आयोग ऐसी व्यवस्था लागू कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों के साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने इसका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करने और मुख्य परीक्षा कराने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बोर्ड के अध्यक्ष R.K. मीणा का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 मई को वो पटवारी भर्ती की मुख्य परीक्षा करा देंगे और कोशिश करेंगे कि उस दौरान सभी का केंद्र राजधानी जयपुर में ही रखा जाए। राज्यसभा सांसद विजय गोयल के बेबाक बोल, ब्यूरोक्रेसी को बताया नाकारा। वहीं कहा अगर लाल किला मिला मुझे तो उसमें आयोजित करवाऊंगा शादी पार्टियां। 5th इंडिया हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे गोयल। आने वाले समय में अगर आपके पास शादी का निमंत्रण आए और उस पर वेन्यू रेड फोर्ट लिखा हो तो चौंकिएगा मत। बीजेपी सांसद विजय गोयल की मंशा अगर पूरी हुई तो ऐसा संभव हो सकता है। जी हां, आज राज्यसभा से सांसद विजय गोयल ने बयान दिया कि अगर लाल किला उन्हें मिल जाए तो वह उसे शादी पार्टी के लिए खोल देंगे। दरअसल गोयल आज 5th इंडिया हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव में बोल रहे थे, लेकिन बाद में जब उनसे इस सवाल को दोहराया गया तो उन्होंने संभलते हुए कहा कि ये उनकी नितांत निजी राय है। उन्होंने कहा कि विदेशों में सभी मॉन्यूमेंट्स सार्वजनिक उपयोग के लिए खोले हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज का जितना इस्तेमाल किया जाए उसकी लाइफ उतनी ही बढ़ती है। चीज को यूज में लाओगे तो वो गिरेगी नहीं। बंद मकान नीचे गिर जाता है। ये मॉन्यूमेंट ऐसे ही हैं। अगर आपने इसको यूज नहीं किया तो ये गिर जाएगा। मैं कहता हूँ सारे मॉन्यूमेंट्स के एक एक कमरे का कुछ ना कुछ यूज होना चाहिए। वो क्या यूज हो वो कमेटी बैठ के तय कर ले। जैसे मैंने कहा, जब मैं कहता हूँ लाल किले को फंक्शंस के लिए खोल दो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहां बहादुर शाह जफर बैठा करता था उसके बैठक को खोल दो। विजय गोयल यही नहीं रुके। जब उनसे पूछा गया कि जो गांव उन्होंने गोद लिया है उसमें काम कितना हुआ तो उन्होंने सारा ठीक रहा ब्यूरोक्रेसी पर फोड़ दिया। विजय गोयल ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी से काम कराना आसान नहीं है। ये लोग कहलाते तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन आज के जमाने में ये नेताओं के सिर चढ़कर साहब बन के बैठे हुए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर ब्यूरोक्रेसी समय पर काम करे तो नेताओं की जरूरत ही नहीं। राजस्थान से राज्यसभा सांसद विजय गोयल हमेशा से अपनी बेबाक टिप्पणियों के कारण विवादों में रहे हैं और एक बार फिर से उनके बयान उनको विवादों की ओर धकेलता हुआ नजर आ रहा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर किया जा रहा आंदोलन शुरुआत से ही 2 धड़ों में बट गया है। एक धड़ा कल कर रहा है हुंकार सभा, तो दूसरा धड़ा इस हुंकार सभा को बता रहा है जिले में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। विश्वेंद्र सिंह और दिगंबर सिंह हैं आमने सामने।
भरतपुर धौलपुर के जाटों को ओबीसी से बाहर किए जाने के विरोध में जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा कल भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में एक विशाल हुंकार सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस हुंकार सभा के कर्ता धर्ता कांग्रेस नेता विश्वेंद्र सिंह है। इस हुंकार सभा में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट शिरकत करेंगे। इस हुंकार सभा को जहां कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, वहीं भाजपा ने इस हुंकार सभा को जिले का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करार दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दिगंबर सिंह ने इसे राजनीति करार देते हुए कहा है कि कुछ लोग जाटों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर जाटों को ओबीसी कोटे से बाहर करने का रास्ता प्रशस्त करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस की वजह से ही भरतपुर धौलपुर के जाटों को ओबीसी कोटे से बाहर किया गया। कांग्रेस के भी उन लोगों का जिनको ये पता नहीं कि आरक्षण कैसे मिलेगा, जबरदस्ती वातावरण खराब करने की कोशिश करें, उन लोगों की सभा है और मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रदेश की मुख्यमंत्री जाटों के आरक्षण के हित में है और वो चाहती है कि भरतपुर धौलपुर के जाटों को ओबीसी कोटे में पुनः शामिल किया जाए। इसीलिए उन्होंने जल्दी ओबीसी आयोग का गठन कर भरतपुर धौलपुर के जाटों को ओबीसी आयोग के सामने अपने आंकड़े रखने की अवसर प्रदान किया है। जाट आरक्षण को लेकर भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजी तो तीखी हो गई है, लेकिन कल की होने वाली हुंकार सभा यह तय करेगी कि किस धड़े को भरतपुर धौलपुर के जाट समाज का समर्थन प्राप्त है। जयपुर नगर निगम में हुआ हंगामा। बजट चर्चा के दौरान कांग्रेसी पार्षदों ने किया हंगामा। पक्ष और विपक्ष में हुई जमकर बहस। जयपुर नगर निगम में बजट चर्चा के दौरान आज जमकर हंगामा हो गया। कांग्रेस पार्षद मंजू ने बजट की कॉपी फाड़ दी। बजट में बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, लेकिन धरातल में कुछ भी नहीं है। एक झूठ का पुलंदा था। इसी बात को लेकर हमने बजट को फाड़ा। पिछले बजट में हम देखते हैं, उसमें भी बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें और खर्च किया तीसरा हिस्सा भी नहीं है। तो इस तरह से एक झूठ का पुलंदा, इसी बात को हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया बजट फाड़कर। भी बजट उतना ही पेश करो जितना धरातल पर हम कार्य कर सके। कांग्रेस का कहना है कि बजट में कुछ नया नहीं है। इस दौरान पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस हुई। डिप्टी मेयर मनोज भारद्वाज ने भी अपना पक्ष रखा। अधिकारियों को नगर निगम के प्रतिनिधियों ने सफाई के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। इसके अलावा एलईडी लाइट प्रोजेक्ट और वसूली को लेकर भी घेरा। वार्ड 58 के पार्षद ने कहा कि अगर अधिकारियों के भरोसे रह गया तो जयपुर स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा। निगम बजट चर्चा के दौरान हंगामे के पहले से ही आसार थे, लेकिन हंगामा इस कदर भड़केगा ये किसी ने सोचा नहीं था। नगर निगम की बैठक आज फिर हंगामे में तब्दील हो गई, जहां कांग्रेस के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और महापौर को काले झंडे दिखाए। बैठक सभा हंगामे में तब्दील हो गई, जहां पर कांग्रेस के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। पूरे बजट भाषण को महज 20 मिनटों में ही महापौर ने समाप्त कर दिया। हंगामे को देखते हुए बीजेपी के पार्षद भी कांग्रेस के विरोध में आ खड़े हुए। पूरे निगम में 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा, जहां कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आपस में उलझ गए। वहीं कांग्रेस के पार्षदों ने महापौर को काले झंडे भी दिखाए और जमकर नारेबाजी की। ये हंगामा पूरी तरह से निगम में चलता रहा। महापौर साहब जो विपक्ष के कुछ पार्षद हैं उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। विपक्ष जो होता है वो अपनी भूमिका निभाता है। महापौर से क्वेश्चन पूछता है कि आप शहर में जो 152 करोड़ का जो बजट रखा है उसमें आपने क्या क्या लिया, क्या नहीं लिया। इनके पास 20 करोड़ रुपए तो अभी पड़े हैं और 20 करोड़ ही खर्च नहीं कर पाए। बीकानेर में पहली बार 20 मिनट में बैठक खत्म हो रही है, वही बजट की, और बजट के अंदर है खाली महापौर जी की टाटा सफारी गाड़ी। उसके अलावा बजट में नाम पे कुछ भी नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं जब साधारण सभा के और बजट के दरमियान हंगामा देखने को मिला। जोधपुर नगर निगम कार्रवाई के दौरान हुआ हंगामे के बीच निगम ने हटाया अतिक्रमण प्रभारी पर भी हुआ हमला। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के तहत नगर निगम अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। आज सुबह नगर निगम का दस्ता व पुलिस जाब्ते के बीच शिवाजी गेट से बकरा मंडी तक अतिक्रमण हटाए गए हैं। इस बीच निगम ने जब जेसीबी से कार्रवाई शुरू की तो अतिक्रमणियों ने अतिक्रमण प्रभारी से मारपीट शुरू कर दी। हालांकि पुलिसकर्मियों ने हमला करने वाले को पकड़ लिया। इस बीच अतिक्रमण प्रभारी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई की जा रही है और आज शिवाजी गेट से बकरा मंडी तक अतिक्रमण हटाए गए हैं। हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार जो सिटी के शहर के जो मुख्य मार्ग है उसके ऊपर जो जिन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है चबूतरियां बनाई गई है जिससे ट्रैफिक के अंदर बार बार बाधा उत्पन्न होती है, उन चीजों को हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि तुरंत प्रभाव
से तुरंत प्रभाव से हटाकर उसकी पालना करें। हाईकोर्ट के आदेश के तहत पुलिस और निगम लगातार शहर में कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में शहर में कई जगह अतिक्रमण हो रहे हैं, उसमें अब जरूरत लगातार अतिक्रमण हटाकर रास्ता साफ करने की है ताकि लोग आराम से सड़क पर चल सकें। शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना राजस्थान ई ज्ञान पोर्टल का आज हुआ शुभारंभ। शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने इस पोर्टल का किया उद्घाटन। वहीं राज्य स्तरीय खोज प्रतिभा व गार्गी पुरस्कार सम्मान का भी हुआ आयोजन। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा विभाग की ओर से रोज नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में एक और बड़ी उपलब्धि विभाग के खाते में जुड़ गई है। राज्य ई ज्ञान पोर्टल राज्य स्तरीय समारोह में शाला दर्पण व शाला दर्शन और राज्य ई ज्ञान पोर्टल का लोकार्पण किया गया। राजधानी जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री वासुदेव देवनानी ने इस पोर्टल का उद्घाटन किया। साथ ही शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने विभाग का गौरवमय इतिहास बताते हुए कहा कि इससे स्कूलों में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और शिक्षा के बारे में तमाम सूचनाओं को घर बैठे हर कोई प्राप्त कर सकेगा। स्कूल से लेकर के अध्यापकों की केवल संख्या नहीं, लेकिन अध्यापकों के नाम और विद्यार्थियों की भी संख्या के साथ उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के नाम सभी उसमें हैं और धीरे धीरे उसमें उनका ब्लड ग्रुप, उनका भामाशाह कार्ड, उनका आधार कार्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारियां उसमें रहने वाली हैं। शाला दर्पण और शाला दर्शन के बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा विभाग के शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने बताया कि इस योजना के तहत 13,401 माध्यमिक विद्यालय के 1,80,000 शिक्षक व उनके कार्मिक के साथ साथ 40 लाख बच्चों का डाटा भी ऑनलाइन किया गया है। इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा के करीब 39 लाख बच्चे भी व उनके शिक्षक भी इस डाटा में ऑनलाइन किए गए हैं। शिक्षा विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अभिभावकों को इस पोर्टल के माध्यम से सबसे ज्यादा सुविधा होगी। वहीं जयपुर में आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के 134 बच्चों को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में चयन गार्गी पुरस्कार के अंतर्गत बालिकाओं को भी सम्मानित किया गया। जहां इस पोर्टल में शिक्षकों व बच्चों का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। वहीं शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि आने वाले समय में विषय अध्यापकों की भर्ती भी तुरंत कर ली जाएगी। उदयपुर में वहाबी मुसलमान होने का हवाला देकर कब्र से शव निकालने के मामले में जी राजस्थान न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने अब इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में शव को कब्र से बाहर निकालकर इंसानियत को शर्मसार करने वाले घटनाक्रम में अब हाथीपोल पुलिस हरकत में आई है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा नामजद किए गए आरोपियों में 2 लोग मुस्लिम समाज के मौलाना हैं। दरअसल 2 दिन पूर्व हाथीपोल थाना इलाके के कब्रिस्तान से मोहम्मद यूसुफ नाम के एक व्यक्ति के शव को कुछ समाज कंटकों ने वहाबी बताकर कब्र से निकाल बाहर कर वापस उसके घर के बाहर फेंक दिया था। ऐसे में पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर अपना अनुसंधान शुरू कर दिया है। कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने उनके शव को वापस कब्रिस्तान से निकालकर उनके घर पहुंचा दिया और आरोप लगाया कि ये वहाबी मुसलमान है और इस कब्रिस्तान में इनकी डेड बॉडी का दफन नहीं हो सकती, जिस पर इन लोगों ने एमपी में जाकर उस डेड बॉडी को दफनाया और एक रिपोर्ट हमारे थाना पे पेश की है जिस पर मुकदमा पंजीबद्ध करके और तफ्तीश की जा रही है। हाथीपोल थाना पुलिस द्वारा नामजद किए गए 3 लोगों के अलावा इस पूरे प्रकरण में और कौन-कौन लोग शामिल थे, इसका पता लगाने में पुलिस जुट गई है। डेंगू बन सकता है आपके दिमाग का दुश्मन। मेडिकल कॉलेज की स्टडी में हुआ है खुलासा। बुखार खत्म होने पर खत्म नहीं होती बीमारी। कोटा मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ने डेंगू के मरीजों पर एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी की है जिसमें यह पता चला है कि तकरीबन 15% मरीजों में डेंगू की वजह से दिमागी यानी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां पैदा हो जाती हैं। कोटा के जिन 1627 डेंगू मरीजों पर यह स्टडी की गई उनमें से 238 मरीज ऐसे सामने आए जिन पर न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट देखे गए, यानी डेंगू ने 14.62% मरीजों के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर असर डाला। हालांकि डॉक्टरों की टीम ने इस बात की स्टडी नहीं की कि किस दवा का मरीजों पर कैसा असर हुआ, लेकिन जिन मरीजों पर डेंगू का न्यूरोलॉजिकल असर देखा गया उन्हें इम्यूनोग्लोबिन और स्टेरॉइड्स की डोज दी गई। डॉक्टरों का कहना है कि स्टेरॉइड्स से ज्यादातर मरीज ठीक हो गए। इम्यून मेडिएटेड कॉम्प्लिकेशंस यूजुअली जो होते हैं वो डेंगू फीवर के सबसाइड होने के बाद, खत्म होने के बाद उसके 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद कुछ
न्यूरोलॉजिकल बीमारियां डेवलप होती हैं, तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनसे रिलेटेड उसको कर सकते हैं। उसमें हमने स्टेरॉइड्स जहाँ इंडिकेटेड स्टेरॉइड दिए, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स इंडिकेटेड थे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिए, और जहाँ प्लाज्माफेरेसिस था वो हमने उनको प्रोवाइड किया। तो अगर आप या आपके परिवार में किसी को डेंगू हुआ है तो उसका फॉलोअप जरूर कीजिए, क्योंकि डेंगू का बुखार खत्म होने के बाद हो सकता है आपके दिमाग पर नई बीमारियों का हमला। जैसलमेर के कोऑपरेटिव बैंक में हुए करोड़ों के घोटाले में आया नया मोड़। करोड़ों के घोटाले का साक्षी कंप्यूटर हुआ बैंक से चोरी। कंप्यूटर चोरी के मामले में बैंक कर्मियों की मिलीभगत भी आ सकती है सामने। जैसलमेर की कोऑपरेटिव बैंक की रामगढ़ शाखा में करोड़ों की वित्तीय अनियमितता के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। 2010 में हुई इस अनियमितता को लेकर बैंक द्वारा जांच करवाई जा रही थी, लेकिन इस जांच से जुड़े एक कंप्यूटर के बैंक से चोरी हो जाने से मामला एक बार फिर पेचीदगी में उलझने की आशंका बन गई है। हमको पता चला कि भाई सीपी उनको नहीं मिला, तो हमने उनसे सभी स्टाफ से पूछताछ की, सारी जानकारी ली, भाई आपके पास में हो या इधर उधर हो गया हो, तो उनका सर नहीं मिल रहा है। उनके चोरी तो हुआ नहीं, कोई ताले टूटे नहीं हैं, और आप लोगों को पास में होना चाहिए अगर किसी की गलती से इधर उधर रख दिया हो। करीब 5 साल पहले रामगढ़ शाखा में करोड़ों की वित्तीय अनियमितता का मामला उजागर हुआ था। इस मामले को पहले दबाने की कोशिश की गई, लेकिन मामला जब ज्यादा उलझन भरा होने के चलते आखिरकार उजागर हो ही गया। बावजूद इसके जांच मंथर गति से चल रही थी। इस मामले की जांच पहले स्थानीय स्तर पर की गई और अब करीब 1.5 साल से जोधपुर के अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने मामले की जांच को अपने हाथ में ले लिया है। मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि इस जांच से जुड़ा हुआ ये कंप्यूटर दिसंबर महीने में चोरी हुआ था, जबकि इसकी रिपोर्ट पुलिस में 2 दिन पहले ही करवाई गई है। बैंक परिसर से चोरी हुए इस कंप्यूटर को लेकर फिलहाल बैंक ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। अब जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि क्या आरोपी को बचाने के लिए ये साजिश घटी गई थी। टोंक में कलियुगी बेटों ने किया ममता को शर्मसार। जमीन जायदाद और चंद रुपयों के लालच में मां से की बेरहमी से मारपीट। अब वृद्धा न्याय के लिए भटक रही दर-दर। चांदनी गांव के 70 वर्षीय पंजाबन देवी किसी और से परेशान नहीं, बल्कि अपने बेटे और बहुओं के जुल्मों से परेशान है। पहले तो बेटों ने अपनी मां की जमीन जायदाद पर कब्जा किया और फिर अपनी पत्नियों के बहकाव में आकर बूढ़ी मां को दर-दर ठोकरे खाने के लिए मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। बेरहम बेटों ने अपनी मां पर जरा भी तरस नहीं आया, ना लाठी को छोड़ा, ना कुल्हाड़ी से बख्शा। पोता बेटा बहू सभी सारे करते हैं। जमीन भी खोस ली, क्यों दिखे मत हमको। हाँ, तब मैं कहाँ जाऊँ बुढ़ापा में, नहीं देखूंगी तो मैं कहाँ जाऊँ। घर से निकाल दिया आपको? निकाल। अपने बेटों की जुल्म से परेशान होकर पंजाबन देवी ने घर छोड़ा, फिर गांव छोड़ा। अपने बेटों को सजा दिलाने के लिए अब दर-दर भटक रही है। वहीं अपने बेटों के जुल्म की दास्तां लेकर पंजाबन देवी जब देवली थाने पहुंची तो वहां की पुलिस का दिल भी नहीं पसीजा। न्याय की गुहार लेकर पंजाबन देवी टोंक पहुंची। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को गुहार लगाई। दोनों अधिकारी महिला होने के नाते उन्होंने पंजाबन देवी का दर्द समझा और हाथों हाथ पुलिस और उपखंड अधिकारियों को कार्रवाई के सख्त निर्देश दे दिए। चांदनी देवली की महिला, उनके साथ पूर्व में भी उनके बेटे के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसपे पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया, बेटे को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया था। अभी उनके द्वारा दोबारा शिकायत की गई कि उनके दूसरे बेटे के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है, तो मैंने एसएचओ को निर्देशित किया है कि वो उस पर कानूनी कार्रवाई करें। एसडीओ को निर्देश दिए हैं कि एक सीनियर सिटीजन केयर एक्ट जो बना हुआ है उसमें कार्रवाई करेंगे। वो एप्लीकेशन के लिए उनको कह दिया गया है। प्रदेश में ममता के शर्मसार होने का यह पहला मामला नहीं है, लेकिन जब बेसहारा मां को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सहारा देने के बजाय चक्कर पर चक्कर कटवाए तो यह उनकी संवेदनहीनता का जीता जागता उदाहरण है। कागजों में मर चुके बदमाश को प्रतापगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। तस्करी से जुड़े कई मामलों में था वांछित। 14 सालों के बाद पहुंचा जेल की सलाखों के पीछे। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का रहने वाला भंवरलाल
पाटीदार चित्तौड़गढ़ की एनडीपीएस कोर्ट में वांछित चल रहा था। उसे 14 साल पहले पेरोल पर लाया गया था और उसके बाद भंवरलाल कभी पेश नहीं हुआ और इसके लिए उसने बाकायदा अपनी मौत का सर्टिफिकेट भी कोर्ट में पेश कर दिया। भंवरलाल ने पुलिस को अपने जाल में उलझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस से पार नहीं पा सका और 14 सालों के बाद सलाखों के पीछे पहुंच गया। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। भंवरलाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब पुलिस भंवरलाल से पूछताछ में जुटी हुई है और ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर भंवरलाल ने अपना झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाया और क्यों इतने सालों तक भंवरलाल पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। चूरू की सादुलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 34 से ज्यादा मामलों में फरार चल रहे वांटेड अपराधी को पकड़ा। बदमाश अजय जैतपुरू पर था 10,000 का इनाम। चूरू की सादुलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या, डकैती, लूट, अपहरण, अवैध हथियारों और शराब तस्करी समेत 34 मामलों में फरार चल रहे 10,000 के इनामी मोस्ट वांटेड बदमाश अजय जैतपुरा को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ थानों में इसके विरुद्ध केसेस हैं और जिसमें मर्डर का केस लोहारू में एक बड़ी वारदात थी जिसमें भी ये वांटेड है, अभी भी वांटेड चल रहा है। हरियाणा और राजगढ़ में जो एक गैंग वॉर चल रहा है 2 गैंगों के बीच में, उसमें दूसरी गैंग का एक तरह का ये लीडर है, दूसरी गैंग को लीड कर रहा है। एक गैंग थी जिसको अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में पकड़े गए थे, जहाँ पर फायरिंग भी हुई थी। ये दूसरी गैंग का लीडर ये है जिसको कल हमारी टीम ने पकड़ा है। 2 साल से फरार इस बदमाश ने जयपुर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर समेत हरियाणा पुलिस की नाक में दम कर रखा था। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए बार बार दबिश देती थी, लेकिन अजय जैतपुरा पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। आखिरकार 3 दिन की कोशिशों के बाद पुलिस ने जयपुर से अजय जैतपुरा को पकड़ लिया। बदमाश के पास से एक गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। आरोपी अजय जैतपुरा जयपुर में किराए के मकान में रह रहा था। आगे की कार्रवाई के लिए उसे चूरू ले जाया गया है। इसके बाद आगे की पूछताछ में काफी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। अजमेर के पीसागंज में पुलिस ने किया अवैध विस्फोटक बरामद, 1 युवक गिरफ्तार। विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। पीसागंज थाना अधिकारी शंकर सिंह मेड़तिया ने थाना इलाके के केसरपुरा निवासी प्रभु रावत के कब्जे से विस्फोटक सामग्री, 4 डेटोनेटर व 4 सेफ्टी फ्यूज बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसएचओ शंकर सिंह मेड़तिया के अनुसार पीसागंज के मेवाड़िया रोड पर एक युवक को संदिग्ध हालत में देखा गया। उसके हाथ में एक प्लास्टिक का कट्टा था। जब तलाशी ली गई तो उसमें से ये विस्फोटक सामग्री बरामद हुई, जिसके बाद आरोपी को थाने लाकर पूछताछ की गई और विस्फोटक सामग्री के लाइसेंस व परमिट के बारे में आरोपी से पूछा गया, जिसका वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पीसागंज इलाके में अवैध खनन लगातार जारी है। पीड़िता को इंसाफ का इंतजार, आरोपी की तरफ से लगातार मिल रही है धमकी। पीड़ित का परिवार गांव छोड़ने को हुआ मजबूर। 1 महीने बाद भी नहीं हुई है किसी आरोपी की गिरफ्तारी। हिंडौन में 1 महीने पहले हुए अपहरण और रेप के मामले में नाबालिग इंसाफ के इंतजार में दर-दर की ठोकर खाने के बाद अब गांव छोड़ने को मजबूर है। वारदात के बाद से अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। 11 जनवरी को हुई इस वारदात के बाद से आरोपी राहुल मीणा एवं उसके साथियों की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। मामले में आरोपियों ने पहले तो पीड़िता पर राजीनामे का दबाव बनाया और फिर जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी। मामला यह है सर कि मेरी बच्ची का अपहरण 11 तारीख को ये लोग करके ले गए। हमारे गांव के मीणे जाति के लोग हैं सारे के सारे, और जब हमने वहां पर रिपोर्ट कराई, रिपोर्ट कराने के बाद में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। लड़की के 164 के बयान भी हो चुके हैं, मेडिकल भी हो चुका है, FIR भी हमने दर्ज करा दी है और हम गांव छोड़ चुके हैं। मैं मेरे सासरे में रह रहा हूँ और मेरे मैया बाप घर पर रह रहे हैं और घर पर लगातार धमकियाँ आ रही हैं। डरे सहमे परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब पीड़ित की मदद के लिए सामाजिक चेतना एवं विकास संस्थान आगे आया है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर धरने और आंदोलन की चेतावनी दी है।
इस मामले को लेकर हिंडौन पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मामले को लेकर जांच कर रहे हिंडौन पुलिस उपाधीक्षक राकेश बैरवा से पूछा गया तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। झुंझुनू में सिंघानिया यूनिवर्सिटी के सीज भवन के टूटे ताले, तहसीलदार ब्रजेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर फिर जड़े ताले, साथ ही थाने में भी दर्ज कराया मामला। हाई कोर्ट के आदेश पर सीज किया गया था भवन। झुंझुनू के पचेरी कला में संचालित सिंघानिया यूनिवर्सिटी ने दबंगई दिखाते हुए कोर्ट द्वारा लगाए गए तालों को ही तोड़ दिया, जिसके बाद प्रशासन को फिर से ताले लगाने पड़े। जानकारी के मुताबिक सिंघानिया यूनिवर्सिटी पचेरी बड़ी के जमीनी विवाद के चलते राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर सीज हुए प्रशासनिक भवन पर कोर्ट द्वारा लगाए गए 6 तालों में से 4 ताले टूटने की शिकायत पर बुहाना तहसीलदार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और वारदात की वीडियोग्राफी करवाई। मौके की रिपोर्ट भी तैयार की गई है। मामले में प्रो वीसी HR रोहिल और रजिस्ट्रार JK शर्मा के अनभिज्ञता जताने पर तहसीलदार ब्रजेश कुमार ने पचेरी कला थाने में मामला दर्ज करवाया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय 12/8/2000 की पालना में सिंघानिया विश्वविद्यालय को 25/8/2015 को 6 मेन गेटों पर ताले लगाकर सील किया गया था। कल सूचना मिली कि उनमें से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कुछ तालों को तोड़ दिया गया है। मौके पर आज जांच की गई तो 6 में से 4 गेटों पर ताले टूटे हुए मिले। दोबारा से सील किया गया, दर्ज कराया जा रहा है। साथ ही साथ हाई कोर्ट माननीय न्यायालय आपको बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद 25 अगस्त 2015 को स्थानीय प्रशासन ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन को सीज कर दिया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के शिक्षक व छात्रों के बीच लंबा गतिरोध भी चला था। डूंगरपुर में 23 साल की युवती ने की खुदकुशी। परिजनों ने चर्म रोग के चलते खुदकुशी की जताई आशंका। पुलिस कर रही है मामले की जांच। डूंगरपुर शहर के ब्रह्मास्थली कॉलोनी में चिकित्सा विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षक की बेटी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक जब स्वास्थ्य निरीक्षक ओम कुमार शर्मा अपने घर पहुंचे तो उनकी 23 वर्षीय बेटी अंजलि शर्मा अपने कमरे में थी। आवाज लगाने के बाद भी अंजलि ने जब अपने कमरे का गेट नहीं खोला तो उसके पिता ने खिड़की के कमरे से झांक कर देखा तो अंजलि साड़ी के फंदे पर लटकी हुई थी। देखा अंदर तो वो एक अपने साड़ी थी, उससे टेबल लगा करके और हुक से एंगल से गले में फंदा लगाया और लटकी हुई थी। इसका पिताजी बता रहे हैं कि इसके स्किन डिजीज है, कोई बीमारी है, उस वजह से ये थोड़ा परेशान रहती थी। हो सकता है उसी वजह से किया हो। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। फिलहाल खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन परिजनों के मुताबिक चर्म रोग से पीड़ित होने के चलते युवती ने खुदकुशी की है।